हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। तो इंडिया में जिस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से इंडिपेंडेंस तक हमारी एजुकेशन का किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहा है, उसको डिस्कस करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, जिस समय 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिश कंपनी का रूल जो है वो एबॉलिश कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और यहाँ से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया में वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश करता है, ताकि ब्रिटिश क्राउन की डिग्निटी और प्रेस्टीज को मेंटेन किया जा सके। और ब्रिटिश क्राउन की ही डायरेक्शन से और गाइडेंस से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है 1882 में, जिसके चेयरमैन होंगे W हंटर। और ये कमेटी जो है, दिस कमेटी इज हंटर कमेटी। तो देखिए, हंटर कमेटी को डिस्कस करेंगे। ईयर वाज 1882 व्हेन दिस कमेटी वाज constituted under the guidance of ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन की ही गाइडेंस में, ठीक है, एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन चाहता क्या था, क्राउन इस समय, यानी क्राउन को रिप्रेजेंट कौन करता है, ब्रिटिश क्वीन उस समय की, और साथ में ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस समय की, वो रिप्रेजेंट कर रही है ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि अब इंडिया में क्या किया जाएगा, वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये देखने को मिलेगा इस समय कि ये इस्टेब्लिश किया जाएगा वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम। दिस वाज द प्रायोरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो अब इस समय ये हंटर कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी। ईयर वाज 1882 एंड द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वाज W हंटर। ठीक है, और ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करने की बात इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का रूल था। तो ब्रिटिश क्राउन की डिग्निटी और प्रेस्टीज को मेंटेन किया जा सके, ऐसा इसलिए कर रहा था ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब W हंटर की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो रिकमेंडेशंस देगी, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हंटर की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी, दैट कमेटी वाज हंटर कमेटी। और इसकी रिकमेंडेशन, यानी इसने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की कि हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए एजुकेशनल सिस्टम में। तो सबसे पहली चीज़ जो हंटर कमेटी ने बताई, उन्होंने कहा कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, फोकस जो है वो होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पर। यानी प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में बहुत ज़रूरी है, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर मीनिंगफुल बनाया जा सके। इसलिए कि हम यूनिवर्सिटीज़ से में एंटर होने से पहले हमारे पास में कुछ प्राइमरी एजुकेशन हो, तो ये फोकस रहा उनका। तो अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर बताया कि यूनिवर्सिटी में एनरोल होने से पहले हमें मिनिमम 10 इयर्स की एजुकेशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन हमें लेनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि बिफोर एनरोलिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज देयर मस्ट बी 10 इयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो 10 साल की प्राइमरी एजुकेशन इज मैंडेटरी बिफोर एनरोलिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये कहते हैं कि 10 साल की जो प्राइमरी एजुकेशन है, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज
कंपल्सरी, तो ये बताया डब्ल्यू हंटर ने। तो ये क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू हंटर कहते हैं अपनी कमेटी की रिकमेंडेशंस में कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो इंडिया की है उसको मीनिंगफुल बनाया जा सके। और फिर ये कहते हैं कि 10 साल की मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन बिफोर एंटरिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज इज मैंडेटरी। और यहीं पर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के लिए देयर मस्ट बी एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिस एग्जामिनेशन के बेस पे, इसी की बेसिस पे क्या होगा, सिलेक्शंस होगी, यानी कैंडिडेट्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर यूनिवर्सिटीज। यानी यूनिवर्सिटीज में एनरोल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए, जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज के लिए। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग इंश्योर की जानी चाहिए। तो हंटर कमेटी में बताया गया कि अदर कैंडिडेट्स जो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, अदर कैंडिडेट्स के लिए क्या किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो ऐसी ट्रेनिंग जिससे लोगों को जॉब मिले, उनको ऐसा स्किल दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए। एंड दीज वर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी के इन प्रोविजंस को, इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया। तो ब्रिटिशर्स के एफर्ट्स के कारण ही इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आगे देखिए कि जैसे ही 20th सेंचुरी का स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक गवर्नर जनरल आएंगे जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की फंक्शनिंग को क्या करेंगे, बेहतर करने के लिए एक और कमेटी बनाएंगे। दैट कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1902 और एक रेले जो हैं उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई जाएगी, थॉमस रेले की अध्यक्षता में। तो देखिए, next thing we are going to discuss is यूनिवर्सिटी कमीशन। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन and this commission was established in the year 1902 by द देन वाइसरॉय। उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है यूनिवर्सिटी कमीशन। और ये यूनिवर्सिटी कमीशन किसके चेयरमैनशिप में इस्टेब्लिश किया जाता है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रेले। Thomas Rayleigh was appointed as the chairman of this committee and this committee was constituted in the year 1902। ठीक है, अब रेले की अध्यक्षता में जो कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिस कमेटी का गठन किया जाता है, तो ये क्या रिकमेंडेशंस देगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए देखिए, ये जो कमीशन बनाया गया वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बनाया ताकि यूनिवर्सिटीज़ की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना आए, यूनिवर्सिटीज़ की फंक्शनिंग को प्रमोट किया जा सके, यूनिवर्सिटीज़ बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें, उनकी फंक्शनिंग को इन्हांस किया जा सके। इस चीज़ के लिए उन्होंने ये कमीशन बिठाया। अब ये कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी कमीशन ने। देखिए, यूनिवर्सिटी कमीशन ने सबसे पहले उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द यूनिवर्सिटीज फंक्शनिंग मस्ट बी स्टॉप्ड। यानी यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग में जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसे रोक देना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वेयर इन द यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग, यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग। तो
तो यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, ठीक है, दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। दिस वॉज द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन क्या बताया गया इसमें, सेकंड रिकमेंडेशन बताया गया कि प्राइमरी एजुकेशन इज मैंडेटरी बिफोर एंटरिंग इनटू द यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने कहा कि अब क्या है, मिनिमम 12 साल का प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए एक कैंडिडेट के पास बिफोर एंटरिंग इनटू द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर किसी भी कैंडिडेट को एंटर होना है किसी भी कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी में, तो उसे मिनिमम कितना 12 इयर्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन उसके पास में होना चाहिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन उसके पास में होना चाहिए बिफोर गेटिंग एनरोल्ड इनटू ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये इनका एक और रिकमेंडेशन रहा यूनिवर्सिटी कमीशन का। तो 10 साल पहले कहा गया था हंटर कमेटी के द्वारा, उसको बढ़ा करके 12 साल कर दिया यूनिवर्सिटी कमीशन ने कि 12 साल की मिनिमम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। और उन्होंने साथ में ये कहा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को एनरोल किया जाएगा। कहाँ पे, ये बेसिस होंगे एनरोलमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इनटू द यूनिवर्सिटी। तो ये बात कही इन्होंने। और इसके साथ साथ में रेले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है तो वो क्या कहती है, देखिए पहली चीज़ तो उन्होंने क्या बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, ठीक है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ को एंटर करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में मिनिमम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 12 इयर्स का, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। इसके बाद में वो कहते हैं कि हाई बजटरी एलोकेशन, ठीक है, होना चाहिए स्पेशली फॉर द रिसर्च स्टडीज़। तो यहाँ पर इसमें यूनिवर्सिटी कमीशन जो बनाया गया था अंडर रेले, थॉमस रेले वॉज एन एक्सपर्ट अंडर whom दिस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये कमीशन क्या कहता है कि हाई बजटरी allocation, this high budgetary allocation should be made for, या especially for लिख लीजिए, especially for what, research स्टडीज़ के लिए ज़्यादा बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, यानी ज़्यादा पैसा जो है यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाना चाहिए ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। हायर एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये लॉर्ड कर्जन ने जो अपॉइंट किया कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी कमीशन की रिकमेंडेशंस को 1904 में एक्सेप्ट किया गया और 1904 में एक कानून बनाया गया, दैट वेरी लॉ वाज यूनिवर्सिटी एक्ट। तो यहाँ पे 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया, वो कानून बनाया गया जो भी रिकमेंडेशंस दिए थे किसने, यूनिवर्सिटी कमीशन ने। तो यूनिवर्सिटी कमीशन के रिकमेंडेशंस को, ठीक है, कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया, एक कानून में, दैट वेरी एक्ट इज यूनिवर्सिटी एक्ट विच वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1904। तो अभी तक हमने लॉर्ड कर्जन के टाइम तक पढ़ा,
ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन किस तरीके से, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया था, तो लॉर्ड कर्जन एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं कि किस तरह से हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है उसमें उसकी जो फंक्शनिंग है, यूनिवर्सिटीज़ की फंक्शनिंग और एजुकेशन के स्तर को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो वो कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन से उनसे बन गया यूनिवर्सिटी एक्ट। तो ये वही लॉर्ड कर्जन है, ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में, और इसी बंगाल की पार्टीशन के बाद में बंगाल में एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला था जिसे हम स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये 1905 से स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट चला 1908 तक, और ये मूवमेंट जो है 1905 में चलता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिलती है। 1906 आते आते अंग्रेज़ लोग मुसलमानों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो है ईस्टर्न बंगाल का वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वेस्टर्न बंगाल के साथ में, क्योंकि वेस्टर्न बंगाल जो था दैट वाज हिंदू मेजॉरिटी, और यहीं पर इंडिया में एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1906 में, और दैट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और फिर 1907 में देखने को मिलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी दो धड़ों में बंटी हुई थी, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। दोनों की आइडियोलॉजी नॉन वायलेंट थी, लेकिन मॉडरेट्स जो थे उन्हें किसी भी मास मूवमेंट में यकीन नहीं था, उनके मेथड में मास मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी। एक्सट्रीमिस्ट नॉन वायलेंट थे लेकिन मास मूवमेंट में यकीन रखते थे। तो ये दो धड़े भी आपस में, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके चलते सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, सूरत स्प्लिट हो जाता है, और 1908 आते आते स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने डिवाइड एंड रूल के जो उनकी पॉलिसी थी उसमें कामयाब हो जाते हैं, और यहीं पर वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, यानी दैट वाज द पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड ब्रूटल सप्रेशन। रिकन्सिलिएशन टुवर्ड द मॉडरेट्स हु वर not regarded as the potential threat against the colonial rule, but extremists who were regarded as the potential threat for the colonial government, they were placed under the policy of brutal suppression. They were suppressed brutally, and the greatest leader of extremists was Bal Gangadhar Tilak, who was awarded 6 years of rigorous imprisonment, and he was deported to Mandalay jail in Burma, where he was released in the year 1914. तो देखिए आज हम किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन की बात आ गई, तो लॉर्ड कर्जन को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। हालांकि किसी अलग वीडियो में हम स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मुस्लिम लीग बनती है तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके, सूरत स्प्लिट को भी किसी अच्छे वे से हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में पहली जो वीडियो हमने बनाई कि किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एजुकेशन की ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक चलती है, तो इस समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी ये हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ्रेश ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे नंबर्स ऑलरेडी आपके पास में दिए होंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 7298416980 एंड द अदर नंबर इज़ 7051032954। तो आप हमारे साथ में ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ में। और आपको हमारे ऑफिस में विज़िट करना हो तो हमारा एड्रेस है करियर प्लस अपोजिट कॉमर्स कॉलेज, कैनाल रोड, जीवल, जम्मू। ठीक है, तो कैनाल रोड पे कॉमर्स कॉलेज के अपोजिट अबव ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर्स, दिस इज़ आवर एड्रेस करियर प्लस का। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। डेली हम आपके टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है। और हमारे फ्रेश बैचेस हमने ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जेके एसएसबी के लिए, फॉरेस्टर के लिए हम बैच को लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी बैच चल भी रहा है। इसके अलावा डिफरेंट बैचेज
एसएससी के लिए और जेकेपी एसआई के लिए बैच चल रहा है हमारा, और जेकेएस आईएएस के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। तो आप हमें किसी भी कोर्स के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक, रेलवे, हर एक चीज़ की हम कोचिंग दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।